हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सीडीपी की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। तो मैं फर्स्ट जो क्लास थी वाइगोत्स की थ्योरी वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा, यानी कि टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के, जिन्होंने बच्चों पर रिसर्च किया था। यानी कि इन्होंने बच्चों पर रिसर्च की और अपने ही बच्चों पर रिसर्च की थी। इनके 3 बच्चे थे, उन तीनों बच्चों पर इन्होंने रिसर्च की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं? जीन पियाजे को कहते हैं। इन्होंने क्या दिया? कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। लेकिन कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को समझने से पहले हमें कोग्निशन का मतलब समझना होगा। एक्चुअल में कोग्निटिव का मतलब क्या होता है, कोग्निशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कोग्निशन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले आता है रिकॉल, यानी कि किसी भी चीज़ को याद करना। उसके बाद आता है सेंसरी इंफॉर्मेशन, संवेदी सूचनाएं। देखिए, आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, जैसे कि आपने किसी गर्म चीज़ के हाथ लगा दिया या फिर आपको चोट लगी, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, एक सिग्नल के थ्रू हमारे दिमाग तक पहुंचती है ना। हमारा दिमाग बताता है कि भाई हमें चोट लगी है, ये थोड़ी ना हमें स्किन बता रही है कि भाई हमें चोट लग गई। ठीक है ना। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आप फिजिकल के अंदर मत लेके चले जाना, ये किसके अंदर आएगी? आपके माइंड के अंदर आएगी, यानी कि आपके ब्रेन की प्रोसेस है ये। ठीक है, तो इसका मतलब कॉग्निशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इमेजिनेशन, यानी कि आप कल्पना कैसे करते हैं? सोच कर ही तो करते हैं ना, माइंड से ही तो करते हैं ना कल्पना, तो इमेजिनेशन हो गया। थिंकिंग, आप कैसे सोचते हैं? दिमाग से सोचते हैं। लॉजिकल रीजनिंग यानी तर्क, आप जो भी रीजनिंग अपने जो तर्क वितर्क देते हैं वो कैसे देते हैं? अपने दिमाग से देते हैं ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी किसका हिस्सा है? ब्रेन का हिस्सा है। मेमोरी, आप चीज़ों को याद करते हैं किससे? ब्रेन से। ठीक है ना। यानी कि आपके ब्रेन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर शामिल होती हैं। ठीक है ना। तो आप समझ गए कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन करने, यानी कि उनके सोचने की शक्ति, उसकी थिंकिंग, खोजने की शक्ति यानी कि डिस्कवरी, ये जो शक्ति है ना, ये बच्चे के अंदर जो डेवलप होती है ना, कैसे होती है? बच्चे के मैचुरेशनल लेवल और उसके एक्सपीरियंसेस से। देखिए, मैचुरेशनल लेवल का मतलब क्या है? यहाँ पे पियाजे ने इस चीज को हेरिडिटी से जोड़ दिया है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चा क्या होता है? समझदार होता जाता है। ये चीज कौन बोलता है? पियाजे बोलता है। जबकि वाइगोत्स की इससे एकदम अपोजिट चीजें बोल रहा था। ठीक है ना। वो बोलता था कि पहले लर्निंग होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है। बच्चा पहले सोसाइटी से और समाज से सीखता है और उसके बाद क्या होगा? उसका डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो पियाजे है वो उल्टा बोलता है। ठीक है ना। पियाजे एकदम कॉन्ट्राडिक्ट बात करता है। ठीक है। तो बच्चे के मैचुरेशनल लेवल और उसके एक्सपीरियंसेस की अंतःक्रिया से, यानी कि इंटरसेक्शन से बच्चा सीखता है। तो देखिए, यानी कि पियाजे कहते हैं जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी ना, वैसे वैसे बच्चे का जो ब्रेन है वो क्या होगा? डेवलप होगा। उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो कि आपकी हेरिडिटी पर डिपेंड होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, अब पियाजे किसके ऊपर फोकस कर रहा है? हेरिडिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है। तो पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं। सबसे पहले है इक्विलिब्रेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साम्य धारण। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस स्टेट, यानी कि आपको कंफ्यूजन स्टेट से बैलेंस स्टेट की तरफ आना है। ठीक है। यानी कि कोई इंसान कंफ्यूज है, तो अब उसको कंफ्यूजन को दूर करके आपको उसको बैलेंस स्टेट के अंदर लेके आना है। तो पियाजे के अनुसार आपको डिस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? कंफ्यूजन स्टेट या कंफ्यूज स्टेट। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? बैलेंस स्टेट। यानी कि आपको डिस इक्विलिब्रियम से और इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जाना है। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप 1.5 से 2 या 2.5 साल तक के बच्चे लगा लीजिए। ठीक है। होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि वो, आप उनके हाथ में जो भी चीज़ दोगे ना, वो हर चीज़ को क्या करेगा? मुंह में लेके जाएगा। आपने उसके हाथ में खिलौना दे दिया, पेन दे दिया, आप कोई भी चीज़ दे दीजिए, वो क्या करता है? उस चीज़ को डायरेक्ट मुंह में ले जाने की कोशिश करता है। तो अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कि मान लो आप घर का काम कर रहे थे, तो आपने अपने बच्चे के हाथ में क्या दे दिया? बेर दे दिया एक। ठीक है ना, ताकि बच्चा क्या करे?
खेल के लगा रहे और खाए तो नुकसान भी ना हो, क्योंकि बच्चे की आदत होती है हर चीज़ को मुंह में लेने की, ठीक है ना। तो बच्चे ने खेलते खेलते उस बेर को मुंह में लेने लगा, ठीक है, और थोड़ा सा खा भी लिया, मतलब उसने चख लिया उस चीज़ को, ठीक है। आप रोज उसे बेर ही दे रहे हैं, तो अब बच्चे के दिमाग में बेर को लेकर क्या बन गया, एक स्कीमा बन गया, ठीक है। स्कीमा क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो बच्चे के दिमाग में क्या बन गया, एक स्कीमा बन गया कि यह कोई खाने की चीज़ है और इसका आकार भी है, रंग भी है, मोटाई भी है। तो इन चीज़ों को लेकर बच्चे के दिमाग में क्या हो गया, एक स्कीमा बन गया, ठीक है ना। फिर आगे क्या हुआ, फिर एक दिन आपने क्या किया, बच्चे के सामने है ना बेर नहीं था, तो छोटे साइज की एक रंग बिरंगी जो बॉल आती है ना, जो रबर की, जिनको हम फर्श पे डालते हैं वो एकदम से उछलती हैं ऊपर, तो वो बेर के साइज की होती हैं, एकदम छोटी छोटी, ठीक है ना। तो रंग बिरंगी साइज की जो बॉल है ना वो आ जाती है एक दिन बच्चे के सामने। तो अब बच्चा क्या करेगा, उसके दिमाग में तो बेर का स्कीमा है ना, उसने तो उस साइज का, उस शेप का क्या देखा था, बेर देखा था। तो उसने क्या किया, खेलते खेलते उस बॉल को खाने की क्या की, कोशिश की, लेकिन खा नहीं पाया। और उसने देखा तो जो बॉल का जो टेस्ट था वो भी अलग था। तो अब बच्चा किस में आ गया, अब बच्चा आ गया कंफ्यूजन स्टेट में। वो कंफ्यूज हो गया कि ये तो यार बेर नहीं है, पता नहीं क्या है। तो उसको उस दिन क्या समझ में आया, अगर है तो ये, मतलब उसने समझ लिया अगर है तो ये गोल ही जैसे बेर था, लेकिन ये खाया नहीं जा रहा, ठीक है ना। बेर को तो वो खा लेता था, लेकिन अब रबर की बॉल है तो वो खाई नहीं जा रही। तो जब आप बाद में बच्चे को समझाएंगे ना, या धीरे धीरे उसको बताएंगे, तब वह क्या होगा, कन्फ्यूजन स्टेट से बैलेंस स्टेट के अंदर आएगा। तो अब उसे पता चल गया कि हर जो गोल चीज़ होती है ना, हर गोल चीज़ क्या नहीं होती है, बेर नहीं होती है। उसने अपने स्कीमा में क्या कर लिया, चेंजमेंट कर लिया कि हर गोल चीज़ क्या नहीं होती है, बेर नहीं होती है। तो पियाजे ने इस कन्फ्यूजन स्टेट से बैलेंस स्टेट की तरफ जाने को क्या कहा है, इक्विलिब्रेशन कहा है। देखिए आप इस चीज़ों को बार 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 पढ़ना, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए ही सेट किए हैं ताकि चीज़ें आराम से आसानी से आपको समझ में आ जाएं, क्योंकि जो सीटेट का जो एग्जाम होता है ना वो एकदम अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर। अब जितने भी वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब देखिए ये तो आप समझ गए इक्विलिब्रेशन है क्या, कंफ्यूजन स्टेट से बैलेंस स्टेट की तरफ जाना। अब आगे बात कर रहा है इक्विलिब्रेशन में शामिल क्या क्या होता है। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे अडेप्शन आता है। अडेप्शन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन, ठीक है ना। अनुकूलन यानी अपने आप को स्थितियों के अनुसार क्या कर लेना, ढाल लेना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना, ठीक है, कहलाता है अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, एक आती है एसिमुलेशन, जिसको हम आत्मसातीकरण भी बोलते हैं और आत्मसातकरण भी बोलते हैं। और सेकंड होता है एकोमोडेशन, ठीक है, यानी कि समायोजन। और एक पार्ट और होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम चीज़ों को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लगाते हैं, क्या करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम लगा देते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर वर्ड यूज किया था स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है, ठीक है ना। तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है ए पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, ए पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। देखो मैं आपको इसको हिंदी में बताता हूँ। अब जो भी चीज़ें हम देखते हैं ना, उसका हम अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं, कि इमेज बना लेते हैं। यानी कि उस चीज़ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, हम अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जैसे आपने आज कोई नई मशीन देखी, ठीक है, तो आपके माइंड में देखते ये हो गया कहाँ ये मशीन है, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम देखी थी, तो आपने अब उस मशीन को लेकर अपने माइंड में क्या बना लिया, एक स्कीमा बना लिया, ठीक है ना। तो यानी कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब होती है ना, तो हम उसे क्या करते हैं, अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, वो कहलाता है स्कीमा, ठीक है। जैसे बच्चे ने अपने दिमाग में क्या किया था, बेर का स्कीमा बना दिया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब उसको बेर दिया गया था, उसने फर्स्ट टाइम बेर देखा था, तो उसने अपने दिमाग में क्या किया, बेर का स्कीमा बना लिया। बट जैसे ही उसने बेर जैसी बॉल देखी तो वह कंफ्यूज हो गया, और उसका स्कीमा क्या हो गया, बेर को लेकर चेंज हो गया, ठीक है ना। मतलब उसको वो कंफ्यूज हो गया ना उस चीज़ को लेकर कि यार पता नहीं ये बेर है या क्या है, तो कंफ्यूज हो गया था ना, उसका जो बेर का स्कीमा था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए नेक्स्ट टर्म है एसिमुलेशन, ठीक है। एसिमुलेशन क्या होता है, जिसे हम आत्मसातीकरण बोलते हैं, आत्मसातीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है किसी भी पुराने स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन ऐड करना, उसे बोलते हैं एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या होता है, देखिए वहां पे आपको यही टर्म मिलेंगी और इन्हीं के ऊपर जो बेस्ड है ना क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एसिमुलेशन क्या होता है
किसी भी पुराने स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन ऐड करने को कहते हैं एसिमुलेशन। जैसे बच्चे को जब बेर के बारे में पता लगा था कि यह बेर है, जब फर्स्ट डे पर आपने क्या दिया था, उसको बेर दिया था। नेक्स्ट टाइम आपने फिर बेर दिया, उसके बाद फिर बेर दिया, लेकिन उसने देखा कि हर बार है ना, साइज क्या है, छोटा बड़ा हो रहा है, वेट है छोटा बड़ा हो रहा है, शेप है वो भी छोटा बड़ा हो रही है, ठीक है ना। तो बच्चे को क्या हुआ, अगर यह क्या है, बेर के बारे में तो पता लग गया, अब उसे किसके बारे में पता चला, अगर इसका साइज भी होता है, इसका वेट भी होता है, इसका क्या होता है, शेप भी होती है। तो क्या की, पुराना स्कीमा क्या था, बेर था, अब उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन उसने क्या ऐड कर ली, अगर इसका साइज भी है, वेट भी है, शेप भी है, तो क्या हो गया, जो पुराना स्कीमा था उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन ऐड हो गई ना। पहले दिन तो बेर के बारे में पता चला, नेक्स्ट डे उसके टाइप्स के बारे में पता चला बच्चे को, तो क्या हुई, नई इंफॉर्मेशन ऐड हो गई, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम एसिमुलेशन, यानी कि पुराने स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन ऐड करना। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। अकोमोडेशन, अरे ये स्पेलिंग जो है ना, ये हमें इंग्लिश के अंदर भी पूछी जाती है। यहाँ पे या तो एक सी लगा देंगे या फिर एक एम लगा देंगे, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है। चलो देखिए, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन, ठीक है। अब समायोजन क्या होता है, नया स्कीमा बनाने या फिर पुराने स्कीमा में सुधार करने को कहते हैं क्या, अकोमोडेशन। देखिए याद रखिए इस चीज को, कोई स्कीमा है पुराना, अगर उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है ना, तब तो वो कहलाएगा एसिमुलेशन, ठीक है। या फिर अगर नया स्कीमा ही बन रहा है या फिर पुराने स्कीमा के अंदर सुधार हो रहा है, तब वो कहलाता है अकोमोडेशन। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। एसिमुलेशन का मतलब है पुराने स्कीमा के अंदर नई इंफॉर्मेशन ऐड करना, ठीक है। और अकोमोडेशन का मतलब है या तो नया स्कीमा ही बनेगा या जो पुराना स्कीमा था ना उसके अंदर कुछ सुधार होगा। माना मतलब कि आपने पहले कोई चीज गलत पढ़ ली थी और अब उसको क्या पढ़ाया आपने, सही पढ़ाया, यानी कि आपने सुधार किया है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे जब बच्चे ने बेर समझकर रबर बॉल को खाया था, तो उसे समझ आ गया कि हर गोल दिखने वाली चीज क्या नहीं होती है, बेर नहीं होती है। यानी कि उसने एक नया स्कीमा बनाया रबर बॉल को लेकर, या फिर उसने पुराना स्कीमे में सुधार कर लिया क्या, कि हर गोल दिखने वाली चीज क्या नहीं होती है, बेर नहीं होती है। देखिए दोनों एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं यहाँ पे, दोबारा पढ़िए आप इसको। जैसे जब बच्चे ने बेर समझकर रबर बॉल को खाया था ना, तो उसे समझ आया कि हर गोल दिखने वाली चीज क्या नहीं होती, बेर नहीं होती। तो यानी उसने पुराना स्कीमा था उसमें क्या कर लिया, सुधार कर दिया ना। अगर हर गोल दिखने वाली चीज क्या नहीं होती है, बेर नहीं होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर उसने एक नया स्कीमा बना लिया, किसको लेकर, रबर बॉल को लेकर। तो दोनों चीजें सेट हो गई यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब देखिए आप, जो एसिमुलेशन होता है ना, यानी कि आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण, प्लस में अकोमोडेशन यानी कि समायोजन, ये दोनों चीजें मिलकर बनाती हैं अडेप्शन, ठीक है ना। यानी यहां पे क्या कहना चाह रहा है, एसिमुलेशन प्लस में अकोमोडेशन, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना रही हैं, अडेप्शन बना रही है। यानी कि आपको सिचुएशन और आपके जो हालात हैं उसके अनुसार क्या होगा, आपको ढलना होगा, ठीक है ना। यानी कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। देखो जैसे मैंने आगे डेफिनेशन बता भी दी। अडेप्शन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, अपने आप को अनुभवों हालातों के अनुरूप ढालना, क्या कहलाता है, अडेप्शन कहलाता है। देखिए अब ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, इसमें हमारे जो 3-4 जो भी कंसेप्ट है ना, जो भी टर्म दी हैं पियाजे ने, वो सारी इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे देखो, मान लो आपने आज हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है, ठीक है, मैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का टॉपिक का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है ना, वो पहले से पढ़ रखा है, तो मतलब आपके दिमाग में टॉपिक को लेकर पहले से स्कीमा है ना, आपको मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट टॉपिक के बारे में पहले से पता है, यानी आपके माइंड में क्या है, स्कीमा बना हुआ है इस टॉपिक को लेकर। तो आज आपने इस टॉपिक के बारे में कुछ है ना नई चीजें पढ़ी, यानी कि नई इंफॉर्मेशन ऐड की, ठीक है। यानी कि पहले आपने जहाँ से भी पढ़ा था ना, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रखी थी, आपने कुछ कुछ चीज़ें ही पढ़ी थी। लेकिन आज आपने जब यहाँ से पढ़ा ना, तो आपने उसमें क्या किया, नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया। तो यानी आपने क्या किया, एसिमुलेशन किया है भाई, ठीक है ना। आप समझो इस चीज़ को, जब भी नई इंफॉर्मेशन ऐड होगी ना, तो वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन ऐड होगी तो क्या कहलाएगा, एसिमुलेशन कहलाएगा। इस चीज को याद रखो आप। बट देखिए आगे, बट अगर आप हेरिडिटी और एनवायरनमेंट टॉपिक को पहली बार ही पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब आप नया स्कीमा बना रहे हैं, या पहले किसी और से आपने पढ़ा था, वहां से कुछ गलत पढ़ लिया और आज आपको सही लगा,
या आपने जो भी चीज़ गलत पढ़ी थी ना, आज आपको पता चला कि ये चीज़ गलत थी और आज आपने उस चीज़ को क्या किया है, सही पढ़ा है। तो यानी आपने क्या किया, आपने पुराने स्कीमा के अंदर सुधार किया है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अकोमोडेशन कर रहे हो, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, अकोमोडेशन हो गया। तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एज इट इज़ आपको वहाँ पे मिलते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एसिमुलेशन का क्या मतलब है, जब आप पुराना स्कीमा है आपके पास कोई भी, उसके अंदर जब भी आप नई इंफॉर्मेशन ऐड करते हो तो वो एसिमुलेशन कहलाता है। लेकिन आप एकदम फ्रेश तरीके से जब नया स्कीमा ही बना रहे हैं ना, या फिर आपका जो पुराना स्कीमा है उसके अंदर जब आप सुधार कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है अकोमोडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये कंसेप्ट हो गए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब पियाजे ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना, संज्ञानात्मक विकास है ना, उसकी चार स्टेजेस दी हैं, ठीक है। पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेजेस दी हैं, ठीक है। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। ये कितनी होती है, ये 0 से 2 साल तक होती है। देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है इनके अंदर, कौन सी स्टेज की जो ईयर है वो कब से कब तक होता है। तो ये होता है 0 से 2 वर्ष तक। अब इसके अंदर बच्चा क्या क्या करता है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पर है, बच्चा रिफ्लेक्सिव एक्शंस करता है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव एक्शन करता है तो ये होते क्या है, जैसे देखो, और इसमें करने के लिए बच्चा किसकी हेल्प लेगा, आइज की हेल्प लेगा, ईयर की हेल्प लेगा, स्किन की हेल्प लेगा, ठीक है। इस टाइप की चीज़ों का यूज़ करके वो क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव एक्शन करेगा। जैसे वो क्या करेगा, अंगूठा चूसना, इसको बोलते हैं हम सकिंग, ठीक है। अंगूठा चूसेगा बच्चा, छोटा बच्चा अंगूठा चूसता है ना, तो क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्सिव एक्शन कर रहा है, वो अपने आप के बारे में बता रहा है, या आसपास की चीजों से क्या कर रहा है, वो आसपास की चीजों को अपने आप के अंदर वो क्या कर रहा है, वो आसपास की चीजों से सीख रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, अंगूठा चूसेगा। सेकंड नंबर पर वो क्या करेगा, वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करेगा। देखो मैंने जब एमसीक्यू करवाए थे पीवाईक्यू, तो वहां पे मैंने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बारे में बताया था। जैसे ग्रेस्पिंग, अब पता है आपको ग्रेस्पिंग क्या होती है, ग्रेस्पिंग का मतलब होता है कि बच्चा है ना, चीज़ों को हाथों से पकड़ने की क्या करता है, कोशिश करता है, ठीक है। जैसे देखो फर्श के ऊपर चिन्नी पड़ी हुई है, अब यहाँ तो उसके छोटे छोटे दाने हैं वो पड़े हुए हैं, या कोई छोटी चीज़ पड़ी है, ठीक है ना। तो बच्चा क्या करेगा, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करेगा उन चीज़ों को उठाने के लिए, वो अपनी पूरी जो हथेली है ना उससे उठाने की कोशिश करेगा। आप कभी छोटे बच्चे को देखना, ठीक है, वो कंप्लीट उंगलियों, जैसे किसी चीज को उठाना है ना, तो उसको उठाने के लिए वो उंगलियों का यूज नहीं करेगा, वो कंप्लीट जो उसकी हथेली है ना उससे ऐसे पूरा मुट्ठी भरने की कोशिश करेगा। ये होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि ग्रेस्पिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब एक और होता है, जैसे आपने बच्चे के सामने खिलौना रख दिया और बच्चे को वो खिलौना चाहिए ना, तो क्या करेगा, अपने घुटनों के बल चल के जाएगा उस खिलौनों को लेने के लिए। तो क्या है, उसका एक गोल है, उसका एक लक्ष्य है कि उसको वो खिलौना चाहिए। तो क्या करेगा, उस खिलौनों को लेने के लिए क्या करेगा, अपने घुटनों के बल चल के जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। तो ये बच्चा किस एज में शो करता है, सेंसरी मोटर स्टेज में। देखिए आपके पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप वो समझिए। वहां पे आपसे पूछेगा अगर बच्चा रिफ्लेक्सिव एक्शन कर रहा है तो वो किस स्टेज में है, सेंसरी मोटर स्टेज में। बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो कर रहा है तो किस स्टेज में है, सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंसी शो करता है बच्चा किस स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है, देखो जैसे आपने बच्चे को नया खिलौना ला के दिया है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा या कुछ भी काम नहीं कर रहा तो आप क्या करते हैं, वो खिलौना उससे क्या करते हैं, ले लेते हैं, या वो रोने लग गया, ठीक है ना। तो उसके माइंड में है ना, आप ये सोचते हो थोड़ी देर में बच्चा भूल जाएगा। हम क्या करते हैं, जैसे पेन है बच्चे के हाथ में, तो हम सोचते हैं कि यार कभी बच्चे को लग ना जाए, तो हम क्या करेंगे, वो पेन है ना उसके पास से ले लेंगे और छुपा देंगे उसको, और आपको लगेगा कि बच्चा भूल गया, लेकिन उसके माइंड में वो चीज़ परमानेंट हो जाती है, ठीक है। उसको वो पेन याद है, वो उसको मांगेगा उस पेन को, या उस पेन के लिए रोएगा। तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं सीटेट ने कितनी बार पूछा है। अगर बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंसी किस स्टेज में शो करता है, तो किस स्टेज में शो करता है, सेंसरी मोटर स्टेज में। अब आता है फोर्थ नंबर पे डेफर्ड इमिटेशन, ठीक है। डिफर्ड इमिटेशन क्या होता है, देखिए इमिटेशन का मतलब तो आपको पता है, अगर नकल करना होता है। अब बात करते हैं डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है, यानी कि बच्चा नकल उतारेगा बट अभी नहीं, यानी कि आपके सामने नहीं उतारेगा,
वो बाद में उस चीज़ की क्या करेगा, नकल करेगा। जैसे जैसे कि आप अपने बच्चे के सामने है ना रोजाना मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है, और बच्चा आपके साथ होता है, तो बच्चा ये सब देखता है, तो पता है आगे से क्या करेगा बच्चा। बच्चा है ना, जब आप नहीं होंगे ना बच्चे के साथ, और बच्चा उस मंदिर के पास से अगर आसपास मंदिर के आसपास होगा, तो वो पता है क्या करेगा, वो वही चीजें करेगा जो आप कर रहे थे, यानी कि आपकी नकल उतारेगा। अगर आपने भगवान के सामने हाथ जोड़ के नमस्ते किया है ना, तो वो भी ऐसे ही करेगा। या आपने वहां पे जाने के बाद अपना जो सर है वो लगाया है, तो वो ऐसे ही करेगा। वो आपकी नकल करेगा, लेकिन आपके सामने नहीं करेगा, वो आपके पीछे से ये चीज करने की कोशिश करेगा। तो इसको बोलते हैं हम डेफर्ड इमिटेशन। जैसे आगे बढ़िए, तो जब आप पास नहीं होंगे ना और पूजा वाली जगह पर गया बच्चा, तो आप देखना वह खुद से जैसा आप कर रहे थे ना वैसा ही करेगा, यानी कि आपकी नकल करने की कोशिश करेगा, लेकिन कब, बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये खत्म होती है सेंसरी मोटर स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होती है, इसकी एज क्या होती है, 2 से 7 साल। जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है ना, वो क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आप, प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या है, प्री, प्री का मतलब होता है पहले, ये तो आपको पता होगा। प्री का मतलब क्या है, पहले, और ऑपरेशनल का मतलब होता है थिंकिंग। प्री ऑपरेशनल यानी कि आप लॉजिकल जो थिंकिंग है ना, उससे अभी थोड़ा कहाँ हो, पीछे हो, यानी कि आपने कंप्लीटली लॉजिकल सोचना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है ना, मतलब लॉजिकल सोचना मतलब एकदम करेक्ट सोचना आपने वो स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है ना, तो उसे लॉजिकल थिंकिंग से थोड़ा सा पीछे होना, यानी बच्चे अभी इस एज में नहीं आए कि वे लॉजिकली सोच सकें, एकदम करेक्ट सोच सकें। ठीक है, सेकंड नंबर पर होता है ट्रांसडेक्टिव थिंकिंग। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई ट्रांसडेक्टिव थिंकिंग है ना, वो बच्चा किस एज में शो करता है, किस एज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, अब देखिए ट्रांसडेक्टिव थिंकिंग का मतलब समझिए आप। तो ट्रांसडेक्टिव थिंकिंग का मतलब है कि बच्चे लॉजिक तो देंगे, बट वो क्या होगा, वो लॉजिक इलॉजिकल होगा। मैंने यही चीज तो ऊपर बोल ली है। अब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग से थोड़ा सा पीछे होता है। ठीक है ना, यानी लॉजिक तो वो देता है, बट उसका लॉजिक क्या नहीं होता है, सही नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे कि बच्चा पार्क में खेल रहा है, ठीक है ना, और खेलते खेलते वह सडनली क्या हुआ, गिर गया। और जिस टाइम वो गिरा था ना, एग्जैक्ट उसी टाइम पर, एग्जैक्ट एग्जैक्ट उसी टाइम पर एक कुत्ता भौंका जो उसके आसपास था। ठीक है, तो बच्चा गिरा तो खुद की गलती से है, या खेलता खेलता वो गिर गया एक नॉर्मल तरीके से, बट उसने लॉजिक क्या दिया कि मुझे इस कुत्ते ने गिरा दिया। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एक इलॉजिकल बात है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे ने लॉजिक तो दिया ना। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारी कहलाती है ट्रांसडेक्टिव थिंकिंग। देखिए हम भी काफी बार करते हैं, जैसे बच्चे को खिला रहे हैं और बच्चा गिर गया, रोने लग गया, तो हम क्या करते हैं, अरे कीड़ी है, तो हम उसको मारने लग जाते हैं, चींटी को मारने लग जाते हैं ना। तो ये चीजें एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से हैं। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ से चीजों को समझोगे ना, तो वो चीज आपके माइंड से फिर स्लिप होगी ही नहीं। और ये टर्म है, आपको ये मैं कह रहा हूं, ये टर्म है ना, इनको अच्छे से याद कर लो। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे इन्हीं का खेल है एग्जाम के अंदर। वहां पे आपसे ये एग्जाम्पल से इनसे कोई लेना देना नहीं है, वहां पे अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल सेट करके, और आपको इन टर्म्स का एक्चुअल में मतलब पता है ना, तो आप उन चीज़ों को कर देंगे। तो इसलिए ही मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि आपको इनका एक्चुअल में मतलब समझ में आए कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना, अब देखिए, अब इलॉजिकल बात करेगा बच्चा, ये आप समझ गए। अब देखिए इसका मतलब क्या है, बच्चा कोज एंड इफेक्ट को शो कर रहा है। कोज मतलब उसके गिरने का कारण, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, अगर वो गिर गया और उसने बताया कि भाई कुत्ते की वजह से मैं गिरा हूं। तो यानी कि बेशक बच्चा लॉजिक गलत दिया बच्चे ने, बट कम से कम उसने लॉजिक देना तो स्टार्ट किया ना। तो यानी वो क्या है, प्री लॉजिक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, लॉजिक से थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बहुत ज्यादा, मतलब 100% इस चीज को पूछता है सीटेट। एनिमिज्म, एनिमिज्म को हिंदी में बोलते हैं जीववाद। अब जीववाद का मतलब क्या होता है, ये देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये याद रखिए, कब बच्चा शो करता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा शो करता है एनिमिज्म को। ठीक है, अब एनिमिज्म का मतलब समझिए। एनिमिज्म का मतलब है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं के साथ भी सजीव वस्तुओं की तरह बिहेव करता है। देखिए आपने बच्चों को देखा होगा ना, जैसे जब बच्चे खेलते हैं उनके पास खिलौने होते हैं, ठीक है, तो क्या करते रहते हैं, उन खिलौनों को अपने एकदम पास रखेंगे, उनको कपड़े पहनाएंगे, उनको नहलाएंगे, यहाँ तक कि उनको खाना भी खिलाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बच्चे क्या हैं, ये जो खिलौने हैं ये क्या है, सजीव है। तो वो जैसा खुद के साथ करते हैं ना, ऐसा ही वो खिलौनों के साथ करने की कोशिश करते हैं। जैसे गुड़िया है,
तो बच्चे क्या करते हैं, अब उसको क्या करते हैं, कपड़े पहनाएंगे, उसको नहलाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे। तो ये चीज़ कहलाती है एनिमिज्म। यानी कि जब आप निर्जीव वस्तुओं के साथ भी सजीव वस्तुओं की तरह बिहेव करते हैं ना, तो वो चीज़ एनिमिज्म कहलाती है। और बच्चा ये कब शो करता है, बच्चा शो करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, ठीक है ना। 2 से 7 साल का जब बच्चा होता है ना, उस टाइम ये चीज़ शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दे रखा है वही, जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अपने खिलौनों को अपने पास संभाल कर रखते हैं, वो अपने से चिपका के रखेंगे खिलौनों को, एकदम कोई ले लेगा ना तो रोने लग जाएंगे, ठीक है। तो वे अपने खिलौनों को कपड़े पहनाएंगे जैसे कि वे सजीव हो, इसे कहते हैं एनिमिज्म। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म, यानी आत्म केंद्रित। ये भी कब होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। अब आपको ईगोसेंट्रिज्म का मतलब समझना होगा। इस एज में बच्चे सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं ना, ये जो मेरे जो विचार है ना, सिर्फ और सिर्फ वही सही है, ठीक है ना, बाकी सब क्या है, गलत है। वह सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं मानता हूं, सिर्फ वही चीज क्या है, सही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे वो सोचेगा कि मुझे कार्टून पसंद है ना, तो सबको क्या होंगे, कार्टून ही पसंद होंगे। और वो आएगा, रिमोट उठाएगा, और आप न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो क्या करेगा, कार्टून पे लगा देगा और आराम से बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सोच रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वही सही है। अगर मुझे कार्टून पसंद है तो बाकी सबको क्या आएगा, कार्टून ही पसंद आएगा। देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चा तेज दौड़ रहा है, ठीक है ना, तो साइड में क्या है, पेड़ पौधे हैं या सूर्य है, वो दिखाएगा कि ये चीज़ है ना मेरे साथ साथ चल रही है, जैसे कि ये भी क्या कर रही हो, दौड़ रही हो। तो जैसे कि नहीं, ये एक्चुअल में यही सोचता है। अगर वह तेजी से दौड़ता है ना, तो वह सोचेगा सूर्य है ना, वो भी मेरे साथ क्या कर रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, जो सन है वो भी साथ साथ ही दौड़ रहा है, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे, जब बच्चा दौड़ता है तो साइड के पेड़ पौधे भी उसे क्या लगते हैं, जैसे मेरे साथ ही दौड़ रहे हो, ठीक है। देखिए अब इस स्टेज के अंदर है ना, नंबर 5 पे आता है सिंबॉलिक पीरियड, 2 से 4 साल के अंदर। अब इनकी एक अलग स्टेज है, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये तो 2 से 7 साल होती है। अब इसी स्टेज के अंदर एक सिंबॉलिक पीरियड होता है, ये होता है 2 से 4 साल। और इस एज में बच्चा क्या करता है, इस एज में बच्चा चीजों को सिंबल में रिप्रेजेंट करने लगता है। जब 2 से 7 साल की तरफ आता है तो सिंबल में रिप्रेजेंट करने लगता है, या फिर चीजों को समझने लगता है। जैसे ड्राइंग बनाना, वो समझने लगेगा ए फॉर एप्पल, वो ड्राइंग को देख के समझेगा ये ए है और इसका मतलब क्या है, एप्पल, और बी फॉर बॉल, इस तरह से, ठीक है ना। यानी कि वो चीज़ों को किस में रिप्रेजेंट करने लगेगा, सिंबल के अंदर रिप्रेजेंट करने लगेगा। नेक्स्ट उसके बाद आती है इंट्यूटिव पीरियड, यानी कि अंतर्दर्शी अवधि। ये होती है 4 से 7 साल। मैंने बताया ना 2 से 7 साल तक प्री ऑपरेशनल होती है, तो सिंबॉलिक हो गया 2 से 4, इंट्यूटिव पीरियड हो गया 4 से 7 साल तक। और इसकी विशेषता क्या है, ये भी कहाँ होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए इस एज में जो बच्चा है ना, जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है ना, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सब करने लगता है, बट वह उनके पीछे का सिस्टमेटिक और लॉजिक नहीं जानता, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, वो काफ़ी बार क्या करेगा ना, आपने कुछ कह दिया बच्चे को या किसी ने कुछ कह दिया बच्चे को, ठीक है, और उस बात को 2-4 दिन हो गए, तो आपके पास आएगा और आपको 2-4 दिन बाद उस चीज़ के बारे में पता चला, तो आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बता तो देगा, अगर मेरे से ये कहा था, लेकिन वो ये भूल जाएगा कि ये चीज़ उसको किसने कही थी, उस व्यक्ति का नाम भूल जाएगा ये, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, वो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, यह कर तो लेगा इन चीज़ों को, बट उसके पीछे का जो रीजन है ना, सिस्टमेटिक जो लॉजिक है, उसको उसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक ऑफ कन्वर्जन, कंजर्वेशन, लेक ऑफ कंजर्वेशन एंड सेंट्रेशन। अब देखिए ये क्या होता है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि लेक ऑफ कंजर्वेशन और सेंट्रेशन है ना, किस स्टेज में होती हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होती हैं, ठीक है। अब लेक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब हम समझते हैं। देखिए इसमें बच्चा क्या होता है ना, कम या ज़्यादा की समझ नहीं होती बच्चे को, ठीक है ना। जैसे आपने क्या किया, उसके सामने 2 चॉकलेट रख दी और दोनों सेम चॉकलेट है, लेकिन आपने किया क्या, एक चॉकलेट तो आपने पूरी रख दी, ठीक है, कंप्लीट, और जो दूसरी चॉकलेट है ना, उसको आपने क्या किया, टुकड़ों में बांट दिया, 4 या 5 टुकड़े कर दिए। तो बच्चा पता है क्या करेगा, वो एक चॉकलेट को उठाने की बजाय जो टुकड़ों में रखी हुई चॉकलेट है ना, उसको उठाएगा। क्यों उठा रहा है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि ये चॉकलेट है ना, ये ज़्यादा है, क्योंकि आपने वो टुकड़ों में कर दी तो उसे वो अलग अलग दिख रही हैं, ठीक है ना, जबकि वो है सेम साइज की। तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, कंजर्वेशन का मीन्स मतलब हो गया वो कम या ज़्यादा की उसके अंदर क्या नहीं होती, समझ नहीं होती, वो अपने आप को बहुत ही लिमिटेड कर लेता है, कंजर्व कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेक ऑफ सेंट्रेशन,
अब सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चा होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर पाता है। यहाँ पे भाई फोकस है ये, ठीक है, वो एक ही चीज पे फोकस कर पाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सेम साइज के दो गिलास हैं, सेम साइज नहीं सेम वॉल्यूम के हैं, ठीक है ना, सेम वॉल्यूम के दो गिलास हैं जिनके अंदर मतलब बराबर पानी आता है, लेकिन उनका साइज क्या है, छोटा बड़ा है। तो बच्चा पता है क्या करेगा, जो ज्यादा हाइट का गिलास होगा ना उसको उठाएगा, वो बोलेगा कि इसके अंदर ज्यादा पानी है। क्यों? क्योंकि वो उसकी हाइट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, उसकी वॉल्यूम को नहीं देख रहा। भाई जो छोटे वाला गिलास है वो हाइट में छोटा है, लेकिन हो सकता है वो क्या हो, चौड़ाई में ज्यादा हो, तो उसके अंदर ज्यादा पानी आ रहा है, ठीक है ना। बड़े वाला गिलास है वो हाइट में ज्यादा है, लेकिन क्या है, जो उसके अंदर जो पानी है वो तो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। लेकिन बच्चा इस चीज को नहीं समझ सकता है, तो इसको बोलते हैं लेक ऑफ सेंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी शो करेगा। अब देखिए इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे रिवर्सिबल, उल्टा करना चीजों को, ठीक है, तो इसी तरह इरिवर्सिबल, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखिए कब होता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपका बच्चा है ना आपके साथ, जैसे आप कहीं से दूध लेके आते हो, ठीक है, और आपका बच्चा आपके साथ दिल्ली जा रहा है, वहाँ पे तो वो रास्ते भी देखता है, कहाँ से जा रहे हैं ये चीज़ भी उसके माइंड में धीरे धीरे सेट होती है, ठीक है ना। लेकिन एक दिन क्या किया आपने, आप उसके साथ गए और आपने बोला अब भाई मेरे को कुछ काम है, छोटा बच्चा है, आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, ठीक है, आपने बोला भाई मैं नहीं जा रहा आपके साथ, आप ये दूध लीजिए और आप घर जाइए। तो पता है आपको क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मैं घर नहीं जा सकता। आपने पूछा क्यों, तो वो कहेगा कि मैं, मेरे को घर से यहाँ पे आने का रास्ता पता है, लेकिन मेरे को जाने का रास्ता नहीं पता, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चा इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा, अगर जो घर जाने का, आने और जाने का जो रास्ता है ना वो सेम है, ठीक है, बच्चे के माइंड में ये चीज सेट नहीं हो पा रही। तो कहने का मतलब क्या है, वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के कॉन्सेप्ट में फंसा हुआ है, उसको नहीं पता, वो इरिवर्सिबिलिटी शो करेगा। तो ये कब करता है बच्चा, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर करता है। इरिवर्सिबिलिटी याद रखना, इरिवर्सिबिलिटी कब शो करता है बच्चा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है। अब मैंने यही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अभी आप बच्चे के साथ बाजार गए, बट जब आप उसे घर अकेले वापस जाने को बोलेंगे तो वह कहेगा कि मुझे घर से आने का रास्ता तो पता था लेकिन जाने का नहीं पता। वह यह नहीं समझ पा रहा कि घर से आने और जाने का रास्ता क्या है, सेम होता है। मीन्स वह रिवर्स नहीं सोच पा रहा है, वह नहीं समझ पाता कि आइस से ही वाटर बनती है और वाटर से क्या बन जाती है, वापस आइस बन जाती है। वो इस चीज को समझ ही नहीं पाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो इरिवर्सिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड स्टेज थी। भाई इस जो पियाजे की थ्योरी है ना, हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है, हर एक टर्म, ठीक है। तो आप इन चीजों को एकदम अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 7 से 11 वर्ष तक, इसको याद रखो। अब देखिए जो हमने सेकंड स्टेज के अंदर पढ़ा था ना, ये समझ लिए उसका उल्टा ही है लगभग ये, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देगा। पिछले स्टेज में क्या कर रहा था, नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे रिवर्सिबल थिंकिंग स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे समझ जाएगा जाने और आने का रास्ता क्या है, सेम है, लेकिन पिछले वाले स्टेज में नहीं कर रहा था। तो रिवर्सिबल थिंकिंग स्टार्ट कब करेगा, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, यानी कि जब वो 7 से 11 साल का होगा। लेक ऑफ कंजर्वेशन है ना, ये खत्म हो जाएगा उसका, यानी कि वो समझने लग जाएगा साइज का कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों को क्या करेगा, समझने लग जाएगा। डिसेंट्रेशन की एबिलिटी, वहाँ पे मैंने सेंट्रेशन बताया था, तो सेंट्रेशन याद रखना प्री ऑपरेशनल स्टेज में, डिसेंट्रेशन यानी उसका एकदम उल्टा, यानी कि वो वॉल्यूम का कंसेप्ट समझ गया, तो ये कब होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है चीज़ों के अंदर, वो समझ जाएगा ये चीज़ दूसरी चीज़ से अलग क्यों है, वो चीज़ों के बीच में क्या करना, डिफरेंस करना सीख जाएगा, कब, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी, बच्चा ट्रांजिटिविटी शो करता है, ये नई टर्म है, ठीक है। कब करेगा बच्चा, जब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी और बी क्या है, ग्रेटर देन सी है, तो बच्चा समझने लग जाएगा कि जो ए है ना वो ग्रेटर देन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांजिटिविटी है, ठीक है। तो ये बच्चा कब शो करेगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर शो करेगा, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज थी, उसका एकदम उल्टा है, वही एग्जाम्पल यहाँ पे सेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो एज होती है वो होती है 11 से 15 साल तक, ठीक है। अब इनके अंदर बच्चा क्या करता है, देखिए सबसे फर्स्ट है लॉजिक विद साइंटिफिक रीजन, यानी यहाँ पे बच्चा लॉजिक भी देगा, क्योंकि लॉजिक तो उसने पिछले स्टेज में देना स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ पे भी देगा,
ठीक है ना। लॉजिक उसने पिछली स्टेज में देना स्टार्ट कर दिया था ना, तो यहाँ पे भी वो देगा। कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज थी वहाँ पे लॉजिक देने लग गया था बच्चा, तो यहाँ पे भी देगा, लेकिन क्या होगा, विद साइंटिफिक रीजन देगा, यानी उसको उसके पीछे का कारण भी पता होगा कि ये चीज क्यों हुई। तो ये चीज कब आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है। मीन्स बच्चा अब किसी भी काम के होने के पीछे का कारण जानना चाहता है कि ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो ये कब होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा। अब आता है नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग। अब देखिए ये क्या होती है, ये भी कब होगी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होगी। अब ये होती क्या है, मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पहले भी बताया था जब मैं एमसीयू करवा रहा था। अब बच्चा क्या करता है ना, बच्चा इमेजिनेशन करना सीख जाता है। जैसे आप किसी मशीन के बारे में बच्चे को समझा रहे हो, ठीक है, या आप उसे कुछ भी बता रहे हो, ठीक है ना, लेकिन वो चीज़ बच्चे के सामने नहीं है, तो फिर भी बच्चा क्या कर लेगा, इमेजिन कर लेगा। समझ रहे हो बात को, यानी बच्चे के सामने वो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी वो क्या करेगा, उसके बारे में सोच लेगा माइंड में। कहने का मतलब क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसने करने स्टार्ट कर दी है। जैसे आपने बच्चे को ईंट के बारे में समझा रहे हो, ठीक है, या फिर आप बाइक के पार्ट या कुछ भी चीज़ लगा लीजिए, आप उसे किसी चीज़ की या किसी मशीन के बारे में समझा रहे हो, तो अगर उसने वो मशीन पहले देखी है ना, तो उसके माइंड में उस चीज़ को लेके क्या है, स्कीमा है, ठीक है ना। तो जैसे आप उस मशीन का नाम लोगे, वो अपने आप वहाँ पे पहुँच जाएगा कि यार वो ऐसे मशीन रखी हुई है, ऐसे ऐसे होती है, ये उसके पार्ट होते हैं, तो वो अपने आप क्या करेगा, माइंड में सोचने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग। और ये बच्चा जब 11 से 15 साल में होता है ना, तब ये चीज़ें करना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी। उसके बाद आती है डिडक्टिव थिंकिंग। अब डिडक्टिव थिंकिंग क्या होती है, ये भी बच्चा कब शो करता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में शो करता है। देखिए ये मेथड्स भी होते हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। जो इंडक्टिव मेथड होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, अगर हम बच्चे के सामने पहले एग्जाम्पल्स रखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उन एग्जाम्पल से फिर हम रूल बनाते हैं। जैसे को हम बच्चे को विशेषण पढ़ा रहे हैं, जैसे हिंदी का टॉपिक है विशेषण, आप बच्चे को विशेषण पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले विशेषण के जो शब्द है ना, वो उनके सामने रखेंगे। जैसे काला, गोरा, लंबा, ऊंचा, तो ये सब चीज़ें क्या है, पहले आपने इनके बारे में बताया, फिर आपने बाद में बताया कि ये सब क्या है, ये सब विशेषण है, ये किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। जैसे लंबी सड़क है, तो लंबी क्या है, सड़क की विशेषता है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, लंबी विशेषण हो गई। तो आपने पहले बच्चे के सामने एग्जाम्पल दिया, अब एक लंबी सड़क जा रही है, और फिर आपने लंबी के नीचे अंडरलाइन कर दिया पूरे सेंटेंस में से, अब बताओ अगर इसमें से ये लंबी क्या है, तो तब आप ऐसे 3-4 एग्जाम्पल देंगे और तब आप बच्चे को बताएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इंडक्टिव मेथड का यूज कर रहे हैं। अब पहले बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको रूल्स बना रहे हैं। लास्ट में आपने बताया ये सब क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। तो इसी तरह होती है डिडक्टिव थिंकिंग। अब डिडक्टिव थिंकिंग के अंदर क्या होता है, आप पहले डायरेक्ट रूल्स बताते हो और बच्चा क्या करेगा, उनसे फिर एग्जाम्पल्स अपने आप बना लेगा, ठीक है, या एग्जाम्पल्स को सोल्व कर देगा। जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स के अंदर आप बच्चे को क्या करेंगे, फॉर्मूले बता दोगे डायरेक्ट, और बच्चा फिर क्या करेगा, आपने 3-4 एग्जाम्पल दे दिए, तो बच्चे उन फॉर्मल्स जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, उनको डायरेक्ट पुट करेगा और आंसर निकाल देगा। तो ये क्या है, ये होती है डिडक्टिव थिंकिंग, ठीक है। और ये बच्चे में कब आती है, जब वो बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है ना, तब ये चीज़ बच्चे के अंदर आ जाती है। देखिए नेक्स्ट है एडोलोसेंट ईगोसेंट्रिज्म। देखिए हमने पीछे पढ़ा था ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, पीछे तो हम ईगोसेंट्रिज्म पढ़ गए हैं, लेकिन ये है एडोलोसेंट, यानी एडोलोसेंट जो एज है ना, उसके अंदर जो आता है ईगोसेंट्रिज्म वो है। और ये भी कब आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो एडोलोसेंट ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चा अपने बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, उसे लगता है कि सब उसके बारे में ही सोच रहे हैं। मैंने शायद एक एग्जाम्पल के अंदर भी ये चीज़ बताई थी आपको, जैसे घर से जब भी बाहर जाएगा ना, तो वो नई ड्रेस पहन के जाएगा, या अपने आप को मिरर के सामने बार बार देखेगा, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जब एडोलेसेंट में जब बच्चा होता है उस टाइम के, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। अब देखिए हमारी स्टेजेस हो गई कंप्लीट। अब है ना, पियाजे की जो थ्योरी है उसका अब हम एजुकेशन के अंदर कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पियाजे है ना, वो बच्चों को क्या मानते थे, एक्टिव लर्नर मानते थे। अब जो बच्चा है ना वो एक्टिव है, ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, इससे जो टीचर है ना, बच्चे की जो नीड होगी ना, उस नीड के अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है, अपना जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एजुकेशन में यूज हो गया पियाजे की थ्योरी का, ठीक है। बच्चे डिस्कवरी लर्निंग सीख जाएंगे, बच्चे प्रोजेक्ट एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें सीख जाएंगे, क्योंकि ये कॉग्निटिव की थ्योरी है, कोग्निटिव की थ्योरी है, यानी कि आपकी ब्रेन से रिलेटेड थ्योरी है। तो इन सब चीजों को करने में बच्चों को क्या मिलेगी,
हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो ये था इसका एजुकेशन यूटिलाइज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे थ्योरी। देखिए कोई भी थ्योरी होती है ना, उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। एक साइंटिस्ट या एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो दूसरे के बारे में बताता है, दूसरा है वो फर्स्ट के बारे में बोलेगा कि ये चीज़ इसलिए गलत है या ये चीज़ इसलिए सही है, ठीक है। एक दूसरे के बारे में चलता है, इसलिए तो कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, जैसे पियाजे और वाइगोत्स्की हैं इसी तरह से, ठीक है। तो देखिए इनकी थ्योरी के भी कुछ क्रिटिसिज्म है। जैसे पियाजे ने एज और स्टेज को ओवर एम्फेसाइज्ड कर दिया, यानी कि पियाजे ने स्टेजेस दे दी, स्टेजेस के बारे में ही डिस्कशन है, तो उसने इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दे दिया, एज के ऊपर और स्टेज के ऊपर, ठीक है। उसने क्या किया, सोसाइटी और जो कल्चर का रोल था ना उसको उसने इन रोल्स को इग्नोर कर दिया, यानी कि वो मानता ही नहीं है। वो मानता है कि जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना उसमें सिर्फ उसकी एज है, उसकी जो स्टेजेज हैं वो मैटर करती हैं, जबकि ऐसा थोड़ी ना है भाई। सोसाइटी और कल्चर का भी तो रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर, समझ रहे हो भाई। उसे अच्छी तरह से पढ़ने का माहौल नहीं मिला तो नॉर्मल सी बात है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, उसका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सोसाइटी है, अगर वो सही जगह पे नहीं रह रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, नहीं पढ़ पाएगा तो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी और कल्चर का भी तो रोल होता है ना, लेकिन पियाजे ने इसके बारे में बात नहीं की ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, इसका क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। और तो नॉर्मल सी बात है यार, हर जगह की जो सोसाइटी और जो कल्चर है ना वो अपने आप में क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो उनकी यह थोड़ी हर जगह थोड़ी ना सेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना वो अपने ही बच्चों पर किया था, खुद के बच्चों पर, तो इसलिए इस थ्योरी को सब्जेक्टिव बताया गया है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ थ्योरी हो गई, ये व्यक्तिनिष्ठ थ्योरी हो गई, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था तो लोगों ने ज्यादा मानने से इनकार कर दिया। भाई खुद के बच्चों के ऊपर प्रयोग किया है, हमें क्या पता कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भी इनकी थ्योरी क्रिटिसाइज हुई। अब देखिए नेक्स्ट है, पियाजे ने जो ट्रेनिंग का जो रोल होता है ना उसको खत्म कर दिया। जैसे एक सेकेंड स्टेज का जो बच्चा है, जो प्री ऑपरेशनल जो स्टेज का बच्चा है ना, वो थर्ड जो स्टेज है ना उसकी विशेषता भी शो कर सकता है। जैसे क्लासिफिकेशन की विशेषता है, उसके बारे में बताता हूँ मैं को। देखिए एक बच्चा है वो अपने पिता के साथ है ना डेली शॉप के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है ना, ये थर्ड स्टेज है हमारी, थर्ड स्टेज जो है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसकी विशेषता होती है, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चा 7 से और 11 साल में होता है तब, तो आप ये मानिए अगर एक सेकंड स्टेज का बच्चा है, ठीक ठीक है, 2 से 7 साल का बच्चा है, तो वो अपने पिता के साथ क्या कर रहा है, डेली शॉप के ऊपर जा रहा है हेल्प करवाने के लिए। तो नॉर्मल सी बात है, बच्चा जब डेली किसी काम को करेगा तो वो सीख जाएगा ना, क्योंकि एक तरह से उसकी क्या चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है। तो वहाँ पे जब वो जाएगा ना तो वहाँ पे वो समझ जाएगा कि दुकान के अंदर जो शॉप है उसके अंदर क्या है, एक साइड बिस्किट्स लगे हुए हैं, तो जितने भी बिस्किट्स है ना, जितने भी टाइप के हैं वो सारे के सारे आपको एक साइड रखे हुए मिलेंगे। कहीं पे साबुन रखा हुआ है तो जितने भी साबुन आते हैं वो सारे आपको क्या लगेंगे, एक साइड रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीख जाएगा, बहुत जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि डेली वो इन चीज़ों को देख रहा है। तो पियाजे ने क्या किया, ट्रेनिंग के रोल को भी खत्म कर दिया। वो कहता है कि नहीं, बच्चा सीख ही नहीं सकता, सेकंड स्टेज में वो सेकंड स्टेज की चीज़ें सीखेगा, थर्ड स्टेज में वो थर्ड स्टेज की चीज़ें सीखेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या हो गई, गलत हो गई। अब देखिए पियाजे ने छोटे बच्चे की जो एबिलिटी है ना उसको अंडर एस्टिमेट किया है। जैसे पियाजे कहता है कि जो एक 10 साल का बच्चा है ना वो 15 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकता, वही बात आ गई जिद वाली। अगर जो सेकंड स्टेज का बच्चा है वो सेकंड स्टेज में ही रहेगा, वही प्रॉपर्टी वो सीखेगा, इससे आगे की प्रॉपर्टी वो नहीं सीख सकता, थर्ड स्टेज की चीज़ें वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो पियाजे ने क्या किया, जो छोटे बच्चे हैं ना उनकी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ भी उनके साथ क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। तो देखिए ये सब थे पियाजे की थ्योरी के क्रिटिसिज्म। तो हमने पियाजे की थ्योरी कंप्लीट पढ़ ली है, ठीक है ना। अब देखिए मैं 2 थ्योरी हमारी हो चुकी है, ठीक है, वाइगोत्स्की की थ्योरी हो गई और पियाजे की थ्योरी हो गई। तो अब जब से हमारे ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं ना, तब से लेकर अब तक के जितने भी इन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चंस, अब मैं वो लेके आऊँगा। तो पहले आप इन थ्योरी को रिवाइज कीजिए, ये आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी जो सेकंड थ्योरी है। तो जैसे जो भी थ्योरी आएगी ना हमारी क्लासेस, हर किसी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज खुद पता लग जाएगा कौन से प्लेलिस्ट में किस चीज़ के बारे में है, ठीक है ना। और वहाँ से हम चीज़ों को करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट इनके MCQ लेके आऊँगा। थैंक यू।